हाँ तो भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलो, जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 लेक्चर हम पढ़ चुके, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, 2 लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, ठीक है, आवेश की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बाद आवेश क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। अब आज हम इसका बहुत अहम हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से सवाल आता ही आता है। थ्योरेटिकल सवाल प्लस न्यूमेरिकल भी अगर आना होता तो आ जाता है, बाकी यहाँ से अपने पेपर में सवाल पूछा ही जाता, क्योंकि ये बहुत एक अहम हिस्सा है। ठीक है, चलो तो आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। सभी ने नाम सुना होगा। ये मान के चलो कि न्यूटन का भाई था। जिस तरीके से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं बताई थी, गुरुत्वाकर्षण बल बताया था, उसी तरीके से कूलाम ने विद्युत क्षेत्र का नियम बताया था। कूलाम ने उसके विद्युत क्षेत्र का नियम बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ ऑफ कूलम। ठीक है, नियम बहुत आसान है, इसके सवाल भी आसान है। ठीक है, हम पढ़ते हैं। चलो, आज हम थ्योरी भी पढ़ेंगे प्लस न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले पढ़ते हैं कि हम कूलम कौन था। कूलम एक साइंटिस्ट था। कौन था? साइंटिस्ट। उसने हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताया कि किस तरीके से 2 आवेशों के बीच में बल लगता। हमने पढ़ा था क्या कि अगर एक आवेश पॉजिटिव हुआ और दूसरा आवेश नेगेटिव हुआ तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षित। कौन सा लगेगा? आकर्षित। ठीक है, अट्रैक्शन। और उसी कंडीशन में अगर यहाँ पर पॉजिटिव हुआ और यहाँ पर भी क्या हुआ? पॉजिटिव, तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा? नेगेटिव। कौन सा लगेगा? अगर दोनों में पॉजिटिव हुआ तो बल कौन सा लगेगा? रिपल्सिव। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। ये हमने पढ़ा था पिछले 2 लेक्चर में। लेकिन कितना बल लगेगा हमें क्या देखना कि बल कितना लगेगा, तो वो हमने किसने बताया था? कूलम ने। ठीक है, चलो अब देख, कूलम का सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्टेटमेंट। कूलम ने क्या कहा था? इसका स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। क्या कि द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कि द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्ट, हम लिख लेते, द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेस is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। अब ये पढ़ने में बड़ा ही भयंकर लग रहा है कि अरे सर ये क्या लिखा दिया आपने, तोते उड़ गए, लेकिन बहुत आसान है। क्या? द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेस, यानी 2 आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेस is directly proportional to the product of their masses, product of their charges। चार्जेस, मासेस नहीं, मासेस तो ग्रेविटेशन वाला पार्ट है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। चार्जेस आता है, क्या आता है? चार्जेस is directly proportional to the product of their charges। ठीक है, and inversely proportional to the square of distance between them, यानी जितने आवेश यानी 5 कूलम है, 7 कूलम है, इन दोनों के बीच में समानुपाती है प्रोडक्ट के, यानी मल्टीप्लाई, और उनका जो डिस्टेंस है उनके बीच का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या? हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हम। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल
उनके आवेश के मान के गुणनफल होता है एवं उनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है। ठीक है, याद रखो, समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ लेंगे हम आसानी से क्या कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के मान, यानी कितने का आवेश है, यानी 5 कूलम 7 कूलम, उनके आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। ठीक है, चलो अब हम मैथमेटिकली समझते हैं। उसने क्या कहा था कि मान ले दो आवेश है Q1 और Q2। ठीक है, Q2 लड़की का नाम नहीं है, क्यूटी पाई वाली लड़की नहीं है। इनके बीच की दूरी कितनी है R, इनके बीच की दूरी कितनी है R, हम मान लेते हैं। ठीक है दो आवेश है Q1 एवं Q2 और उनके बीच Q2 और उनके बीच की दूरी कितनी है R। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि इनके बीच में लगने वाला बल, द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ये पहली चीज बोली थी उसने, हाँ या ना बताओ जल्दी से, आया समझ में? एक बार और, क्या कि Q1 और Q2 दो चार्जेस है जो R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। कौन से डिस्टेंस से सेपरेटेड है? R डिस्टेंस से। ठीक है, तो कूलम ने कहा था कि द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। क्या कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के गुणनफल होता है। ये पहला स्टेटमेंट था। अगला इसी के बाद क्या बोला, और उनके बीच में लगने वाला बल उनकी दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? R। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फरमाया था हमारे कूलम साहब ने। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया क्या कि the force between any two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के गुणनफल होता है, समानुपाती होता है, एवं उनके बीच में लगने वाला बल उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कुछ डाउट होगा। स्टेटमेंट समझ में आया? मैथमेटिकली समझ में। ठीक है, अब क्या मैं इन दोनों को जोड़कर ये लिख सकता हूं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 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 अपॉन R स्क्वायर। हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें पता है कि अगर समानुपाती का साइन हटता है, कांस्टेंट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है? कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर K Q1 Q2 यानी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वो बल है, ये आखिरी बल है। क्या?
ठीक है, दो आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, के जो कि हमारा कांस्टेंट है, आगे बढ़ेगा इसकी वैल्यू कितनी होती है क्या होता है, ठीक है, के जो कि हमारा कांस्टेंट है, Q1 हमारे एक आवेश का मान कि वो कितने कूलम का, 10 कूलम, 15 कूलम, 20 कूलम, 100 कूलम, ठीक है। Q2 की Q2 भी हमारे दूसरे आवेश का मान है, यानी कि यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, तो इनके बीच की दूरी R है, ठीक है, तो Q1 Q2 और R हो गया, तो K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया बल। अब जो K है नियतांक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कूलम कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, कूलम कांस्टेंट, ठीक है, याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, कूलम कांस्टेंट, और इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। यूनिट अभी हम नहीं लिख रहे, यूनिट हम निकाले, ठीक है। अब हमें पता है, अब हम इसकी यूनिट निकालते हैं, इतना पता है कि जो K होता है वो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू, जिसको हम कूलम जिसको हम कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं, और K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। अब यूनिट का खेल बहुत आसान है, हमें याद नहीं करना है, लेकिन हमें यूनिट निकालना आना चाहिए, ठीक है। जैसे F बराबर क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हमें K की यूनिट निकालना है, K को इधर रखते हैं, F R इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन Q1 Q2 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। ये आ गया भैया K का मान, हाँ या ना, चलो ठीक है। अब यूनिट निकालते हैं, F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, F की क्या होती है, नूतन, क्या होती है, नूतन, जेठालाल क्या होती है, नूतन, ठीक है, न्यूटन। R को हम किस में नापते हैं, मीटर में, किस में नापते हैं, मीटर में, और यहाँ पर क्या लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर, अपॉन Q1 और Q2। Q1 को हम किस में नापते हैं, जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं, चार्ज, 3 कूलम का आवेश, क्या बोलते हैं, 3 कूलम का आवेश। Q1 Q2 को हम किस में नापते हैं, कूलम में, ठीक है। क्या बोलते हैं कि अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, तो इसको हम किस में नापते हैं, कूलम में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कूलम का स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2, ठीक है। चलो ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, याद रखना ये चीज, ठीक है। -2 क्यों लगाया है, क्योंकि मीटर स्क्वायर के अपॉन में क्या था, कूलम स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में, यानी K की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, याद रखना बेटा, भूलना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट सवाल पूछ लगा कि बता K की यूनिट कितनी होती है, K का मान कितना होता है, K बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। चलो आगे चलती है गाड़ी अपनी, इतनी चीज समझ में आई। अब देख, K की हमने डायरेक्ट वैल्यू तो बता दी, लेकिन K क्या होता है, तो K होता है 1/4πε0। अब सर ये आप नई चीज बता रहे हो, ये होता है, यानी हम फोर्स को क्या लिख सकते, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो किसके बराबर हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये होता है हमारा ओरिजिनल कूलम का नियम, ये होता है हमारा ओरिजिनल कूलम का नियम। ये 1/4πε0 कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। अभी क्या होता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। ये एक जगह के लिए हमेशा स्थिर रहेगा, यानी क्या कि एक मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट फॉर अ मीडियम, दूसरे मीडियम में बदल सकता है। अब मीडियम क्या होता है, जैसे हवा हो गई हमारा, उसके बाद पानी या फिर केरोसिन, ठीक है, ये सारे क्या होता है, मीडियम। यानी जो बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, अगर रूम के अंदर लग रहा है तो हवा, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम, खोखलापन, या हो सकता है हमने 2 आवेश को पानी के अंदर रख दिया तो उनके बीच में लग रहा है, तो वहां का K बदल जाता है। अब सर इसमें हमने एक नई चीज देखी, ε0, क्या
एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, पहले इसका नाम समझ, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी क्या, मुक्त आकाश की पारगम्यता। ठीक है, याद रखना है हमें। अब एप्सिलॉन नॉट होता क्या, एप्सिलॉन नॉट ये बताता है कि जिस मीडियम में आप बल लगवा रहे हो, यानी हम मान लेते कि हम अभी एयर में लगवा रहे हैं, किस में लगवा रहे हैं, एयर में, तो एयर में उन दो आवेशों के बीच में बल कितने अच्छे से लग सकता है। हम समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें एक रूम में दौड़ना है, किस में दौड़ना है, एक रूम में दौड़ना है, ग्राउंड में दौड़ना है जहां पर एयर है, तुम आसानी से तुम्हारी फुल स्पीड से दौड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि एयर जितना अपोज कर रही है वो अपोज करेगी। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि तुम्हें पानी के अंदर दौड़ना है, तो पानी के अंदर तुम स्पीड से दौड़ पाओगे या कम हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या होगा भाई। पानी के अंदर तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, पानी के अंदर क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो कम क्यों हुई, क्योंकि पानी हमें अपोज कर रहा है। पानी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट ये बताता है कि जिस मीडियम में आप बल लगवा रहे हो वहां पर कितने अच्छे से वो बल लगेगा। जैसे हवा का एप्सिलॉन नॉट अलग होता है, पानी का एप्सिलॉन नॉट अलग होता है, इसी तरीके से केरोसिन का एप्सिलॉन नॉट अलग होता है। एप्सिलॉन नॉट बदलने के कारण के की वैल्यू बदल जाती है। यानी ये जो के है ये हवा के लिए अलग होगा, जो कि मैंने तुम्हें लिखा दिया 9 × 10⁹। पानी के लिए कुछ और होगा जो हमेशा हमें सवाल में दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ पानी के अंदर इसका बल कितना होगा, तो पानी के अंदर की के की वैल्यू तुम्हें मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना, घबराना नहीं है कि अगर उसने किसी मीडियम में रखा है तो वो हमेशा वहां से तुम्हें के की वैल्यू देगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। चलो ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ ली, क्या, कूलम लॉ पढ़ लिया, F बराबर K Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, जहां पर F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, ये एक चीज पढ़ी हमने। अब ये जो बल है ये सदिश है या अदिश है, तो हमें पता है कि जो बल होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी जिसे हम कौन सी राशि कहते हैं, सदिश राशि। कौन सी राशि कहते हैं, सदिश राशि। ठीक है, याद रखना। अब हम इस प्रॉपर्टीज पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम लॉ, कूलम लॉ की प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं और कुछ हम ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। ठीक है, देख पहली चीज तो क्या कि जो कूलम लॉ लगता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए लगता है। पॉइंट मास यानी पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। क्या लगता है, पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश होना चाहिए, आपका आवेश बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी जिस वस्तु पर आप लगवा रहे हो वो बिंदु साइज की होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिंदु साइज के। तो ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। क्या, पॉइंट चार्जेस, केवल बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी, लाल इश्क कहना। चलो दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसका जो बल लगता है वो सेंटर से लगता है। अब इसका मतलब क्या, वैसे तो हम पढ़ रहे हैं कि पॉइंट चार्जेस है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात पता होना चाहिए। क्या, जैसे मान ले Q1 है और ये Q2 है, Q2। अब ये देख, ये इसका सेंटर है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है D, कितनी है D, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है R। तो जो कूलम का बल लगेगा वो यहां से नहीं लगता है,
वो कहाँ से लगता है? सेंटर से लगता है। कहाँ से लगता है? सेंटर से। ठीक है, सेंटर से लगता है कहाँ पर? दूसरे आवेश के सेंटर तक। कहाँ तक लगता? दूसरे आवेश के सेंटर तक। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ सेंटर बेस्ड फोर्स। सेंटर बेस्ड फोर्स यानी यह आवेश के सेंटर से लगता है। कहाँ से लगता है? सेंटर से लगता है, केंद्र से लगता है। कहाँ से लगता है? केंद्र से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र। ये दो चीजें हमें कूलम लॉ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, दो चीजें हमें कूलम लॉ के बारे में पता होना चाहिए। क्या? कि पहला तो ये पॉइंट साइज लगता है। पहला क्या लगता है? पॉइंट साइज। दूसरा है क्या? कि ये जो रहता है वो सेंटर से लगता है। कहाँ से लगता है? सेंटर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। हमने कूलम लॉ पढ़ा, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते कि कूलम लॉ में क्या क्या पढ़ा। हमने उसका स्टेटमेंट पढ़ा जो क्या कहता है कि कूलम लॉ का स्टेटमेंट कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, क्या? कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटा, K बराबर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पर K क्या होता है? कूलम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है? K बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी टोटल मान कितना होता है? 9 × 10 के पावर 9। अच्छा, एक चीज और यहां से याद रखो कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? देख, K की यूनिट क्या थी? यहां निकालते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट इधर चले जाएगा तो ये तो हमारा 1/4 हो गया और एप्सिलॉन नॉट हो गया। एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया तो क्या बन जाएगा? 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, यानी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या निकल गई? जल्दी बताओ। न्यूटन -1 मीटर -2, और -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर। ये होती है यूनिट। ये तो होती है उसकी यूनिट। ठीक है, इतनी चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देख, ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर -12। यूनिट क्या हो गई हमारी? न्यूटन -1 मीटर -2 और कूलम स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है किसके लिए होती है? फॉर एयर और वैक्यूम। फॉर एयर और वैक्यूम। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज में क्या था कि एक तो ये सेंटर बेस्ड फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंटर बेस्ड, यानी केंद्र से लगता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल। किस पर एप्लीकेबल है? सिर्फ बिंदु आवेश पर। किस पे? सिर्फ बिंदु आवेश पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। बहुत बेसिक पढ़ा हमने। क्या? F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K वहां पर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। यूनिट क्या बताई थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ठीक है, याद रखना है चीज। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? मुक्त आकाश की परगम्यता, यानी फ्री परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी आप किसी मीडियम में कितने अच्छे से बल को लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये सेंटर बेस्ड होता है और पॉइंट चार्ज पर ही एप्लीकेबल होता है। बड़े आवेशों पर कूलम का नियम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखो। कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा हमारी ऑफलाइन क्लास प्लस ऑनलाइन क्लास दोनों चलती है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास का भी एड्रेस हम आपको बता देते हैं। गोले का मंदिर ग्वालियर। कहाँ पर? ग्वालियर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको नीचे दिए जाता है, हम वहाँ से कॉल करके क्वेरीज पूछ सकते हैं। प्लस जो ऑनलाइन क्लास चलती है वो पेड बैचेस चलती है ऐप पर, जिसका नाम क्या है? एग्रीकल्चर गुरुदेव। ठीक है, और ये क्लास है मात्र ₹1999।
यानी कि 2000 रुपया। कितना रुपया? 2000 रुपया। ठीक है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स प्लस एग्रीकल्चर, स्पेशली 12th के लिए। किसके लिए? जो बच्चा अभी 12th में एग्रीकल्चर का उसके लिए कोर्स चलाया जाता है। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी प्लस डेली आपको डीपी भी मिलेगी। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं हर सब्जेक्ट के, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस डेली डाउट सेशन होता है, आप आपके डाउट पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। प्लस अगर हम आपको अलाउ कर देते तो आप अपना माइक चालू करके अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, डेली 10 से 15 मिनट तक डाउट सेशन चलता है, आप वो कर सकते हो। बहुत फायदेमंद है बैच आपके लिए। अगर आप 12वीं में हो और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, AB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स प्लस एग्रीकल्चर, तो आपके लिए जो बैचेस है बहुत फायदेमंद है। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती है। जैसे आज अगर आपकी लाइव क्लास छूट गई तो आप उसे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय।